लेकिन मशहूर तो यही था कि हार्ड एजेंसी ने पाकिस्तान की एक लेबोरेटरी के खिलाफ प्लानिंग की, लेकिन वो नाकाम हो गए। फिर ये ब्लैक एजेंसी दरमियान में किस तरह कूद पड़ी? इमरान ने कहा तो डेविड की यकलक बाजें फैल गई और वो उछलकर खड़ा हो गया। तो ये साबित हो गया कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के एजेंट हो, लेकिन तुम्हारे मेकअप क्यों वॉश नहीं हुए, जबकि हमने जदीद तरीन मेकअप वॉशर से कोशिश की है? डेविड ने ऊंचे लहजे में कहा, इसलिए कि हम वाकई मेकअप में नहीं हैं और न हमारा कोई ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। इमरान ने जवाब दिया, ब्रांडो, गन तुम्हारे पास है, वो मुझे दो, मैं अभी इनका खात्मा करता हूँ। ये बहरहाल जो भी हैं, सीक्रेट सर्विस के एजेंटों की तरह चालाक और मक्कार हैं। डेविड ने चीखते हुए एक तरफ खड़े ब्रांडो से कहा, यस बॉस। ब्रांडो ने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर डेविड की तरफ बढ़ाते हुए कहा और डेविड ने मशीन पिस्टल उसके हाथ से ले लिया। सुनो, जो सच है वो बता दो, वरना मैं पहले तुम्हारी साथी को गोली मारूंगा, फिर बारी बारी तुम्हारे अलावा सबको, और आखिर में तुम्हारी बारी आएगी। और ये सुन लो कि मैं धमकी दोहराना अपनी तौहीन समझता हूँ, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि सच बता दो। डेविड ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। उसने मशीन पिस्टल की नाल जूलिया की तरफ की हुई थी, लेकिन देख वो इमरान की तरफ रहा था। इसे कुछ न कहो, मैं बताती हूँ सच, यकलक जूलिया ने चीखते हुए कहा। शायद उसने डेविड के चेहरे पर उमड़ आने वाली सफाकी देख ली थी। हाँ बताओ, डेविड ने जूलिया की तरफ मुड़ते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, खटाक खटाक की तेज आवाजें कमरे में गूंजी और उसके साथ ही जैसे इमरान को किसी देव ने उठाकर फिजा में फेंक दिया हो। इमरान के दोनों पैर इकट्ठे थे और जिस्म की तरफ सिमटे हुए थे, और वो खटाक खटाक की आवाजें सुनकर लाशौरी तौर पर उठते हुए डेविड के सीने से इस तरह टकराया कि डेविड कुर्सी समेत पीछे फर्श पर एक धमाके से गिरा और उसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। इमरान उससे टकराकर फर्श पर गिरने के बाद एक बार फिर इस तरह उठा जैसे स्प्रिंग खुलता है, जबकि डेविड के सीने पर पड़ने वाली जोरदार टक्कर की वजह से डेविड जैसा तरबियत याफ्ता आदमी भी उठने की कोशिश करने के बजाय इस तरह फर्श पर पड़कने लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। इमरान ने इस दौरान न सिर्फ उसके हाथ से गिरा हुआ मशीन पिस्टल उचक लिया, बल्कि पलक झपकने में ब्रांडो के सीने पर भी वैसे ही दोनों जुड़े हुए पैरों की जर्ब लगाई जैसे डेविड की लगाई थी। तो ब्रांडो भी चीखता हुआ नीचे गिरा और बिल्कुल डेविड की तरफ फड़कने लगा। डेविड अब साकित पड़ा था और चंद लम्हों बाद ब्रांडो भी साकित हो गया। तो इमरान ने झुककर उसकी जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जल्दी उसे रिमोट कंट्रोल मिल गया, जिसके जरिए इमरान अपने साथियों को रॉड से निजात दिला सकता था। लेकिन रिमोट कंट्रोल हाथ में आते ही इमरान बिजली की सी तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसे शायद खतरा था कि डेविड और ब्रांडो की चीखों की आवाज सुनकर कोई उस तरफ आ सकता है। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर वापस आकर उसने फर्श पर पड़े डेविड को घसीटकर अपने कांधे पर डाला और लाकर उस कुर्सी पर डाल दिया जिस पर पहले वो खुद जकड़ा हुआ था, और उसने साइडों पर मौजूद सिग्नल वसूल करने वाले बटनों को ठोकरे मारकर रॉड्स हटा दिए थे। डेविड को कुर्सी पर डालकर इमरान ने रिमोट कंट्रोल का रुख अपने साथियों की कुर्सियों की तरफ किया और रिमोट कंट्रोल के बटन एक के बाद दिगरे प्रेस करने शुरू कर दिए और कमरा खटाक खटाक की आवाजों से गूंज उठा। चंद लम्हों बाद वो सब रॉड से छुटकारा पा चुके थे। अलबत्ता डेविड उसी बेहोशी की हालत में रॉड्स में जकड़ा गया था। तनवीर, इस ब्रांडो को गोली मार दो, ये लो मशीन पिस्टल। इमरान ने तनवीर की तरफ देखते हुए कहा, क्या इसे तुमने सिर्फ जल्लाद बनाने की ट्रेनिंग दे रखी है कि जब किसी को मारने की बात होती है तो तुम तनवीर को ही कहते हो? जूलिया ने तनवीर की तरफ देखते हुए कहा, तो चलो तुम जल्लाद बन जाओ, लेकिन जो कुछ करना है जल्दी करो, हम इस वक्त ब्लैक एजेंसी के हेडक्वार्टर में हैं। इमरान ने कहा, मुझे दो मशीन पिस्टल। तनवीर ने इमरान के हाथ से मशीन पिस्टल लेते हुए कहा और फिर फर्श पर पड़े ब्रांडो के पास पहुंचकर वो झुका और उसने मशीन पिस्टल की नाल उसके सीने पर रखकर दबाई और फिर फायर खोल दिया। तो ब्रांडो का जिस्म एक लम्हे के लिए तड़पा, फिर साकित हो गया। तनवीर सीधा होकर वापस इमरान और अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। हमारे पास सिवाय इस मशीन पिस्टल के और कोई असला नहीं है, और मैंने ऑर्थर से हार्ड एजेंसी और डिफेंस वॉर सिस्टम के बारे में तफसीलात मालूम करनी है, क्योंकि हमारा असल टारगेट तो यही दोनों है। ब्लैक एजेंसी तो खामखा रास्ते में आ गई है। इमरान ने कहा, आप मिस जूलिया के साथ यहीं रुके, हम बाहर जाते हैं, उम्मीद है हम सब क्लियर कर देंगे। सफदर ने कहा, ऑर्थर का ऑफिस यकीनन साउंड प्रूफ होगा, क्योंकि हर तंजीम का चीफ इस बात से बहुत खुश होता है कि उसकी आवाज बाहर सुनाई नहीं देगी और इससे उसका रौब कायम रहेगा। इमरान ने कहा, ओके, आओ तनवीर चले। और सुनो, हमने ओपन एरिया में फायरिंग नहीं करनी, ये ग्रेट लैंड है, यहाँ के कवानीन न सिर्फ इंतहाई सख्त हैं बल्कि सब पर यकसा नाफिज होते हैं, इसलिए हम खामखा एक लंबे चक्कर में फंस जाएंगे। सफदर ने कहा, ये मशीन पिस्टल तुम ले लो, वरना मुझे तुम्हारा लेक्चर याद नहीं रहेगा। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, यहाँ असले का स्टोर लाजमन होगा, वहाँ हमने वायरलेस चार्जर बम लगाना है,
ताकि हेडक्वार्टर को बिल्डिंग समेत तबाह किया जा सके। इमरान ने कहा, ठीक है, हम हर पहलू का ख्याल रखेंगे, सफदर ने कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और सिवाय जूलिया और इमरान के बाकी सब साथी उसके पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। आर्थर को उन लोगों के मेकअप वॉश न होने पर बेहद कुफत हो रही थी, वरना पहले जब डेविड की दी हुई तफसीली रिपोर्ट उसने सुनी थी तो उसका दिल बिल्लियों उछलने लगा था। लेकिन जब जदीद तरीन मेकअप वॉशर से भी उनके मेकअप वॉश न हो सके तो वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो वाकई यूरोपीय अफराद थे और सिरे से मेकअप में थे ही नहीं। वो कुर्सी पर बैठकर कुछ देर इस मामले में सोचता रहा। फिर उसने कॉल्सर से बात करने का फैसला किया। उसने मेज पर रखे फोन का रिसीवर उठाया, लेकिन फिर उसने ये सोचकर रिसीवर रख दिया कि मेकअप न होने पर कॉल्सर क्या कर सकता है। उसे मालूम था कि जो ग्रुप इस वक्त टॉर्चर रूम में मौजूद है उसे गोलियों से उड़ा दिया जाएगा और उनकी लाशें बर्की भट्टी में डालकर राख कर दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ ग्रेटलैंड में किसी लाश का दस्तयाब होना बहुत बड़ा मसला समझा जाता था और पुलिस का महकमा कई कई साल तक उसकी इंक्वायरी करता रहता था, हत्ता कि वो असल मुजरिम तक पहुंच जाते थे। और हेडक्वार्टर में जो भी मशकूक या मतलूबा दुश्मन लाए जाते थे, तकरीबन सारे अफराद को हलाक कर दिया जाता था। जैसे इस वक्त हेडक्वार्टर के टॉर्चिंग रूम में 6 अफराद मौजूद थे जिन्होंने लाशों में तब्दील हो जाना था या अब तक हो चुके होंगे। रॉड्स में जकड़े हुए ये लोग किसी का क्या बिगाड़ सकते थे? अगर उन्हें हलाक करके उनकी लाशें किसी वीरान जगह ही क्यों न फेंक दी जाए, पुलिस कभी न कभी उनका सुराग लगाकर हेडक्वार्टर पहुंच जाएगी और फिर हुकूमत के तहत होने के बावजूद वो बच न सकते थे। इसलिए उसने डेविड को उनकी लाशें बर्की भट्टी में डालने के लिए कहा था। अचानक फोन की घंटी बज उठी तो आर्थर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर उठा लिया। यस, आर्थर ने कहा, सेक्रेटरी दाखिला साहब से बात कीजिए। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी तो आर्थर बेख्तियार उछल पड़ा। ग्रेटलैंड का सेक्रेटरी दाखिला काफी ताकतवर आदमी समझा जाता था। एजेंसियां भी उसके तहत काम करती थी। यस सर, मैं आर्थर बोल रहा हूँ सर, ब्लैक एजेंसी हेडक्वार्टर से, आर्थर ने इंतहाई मुअद्दिबाना लहजे में कहा। ग्रेटलैंड की हार्ट एजेंसी पाकिस्तान जाकर अपना मिशन मुकम्मल करने की बजाय अपने सुपर एजेंट मरवा बैठी है। ये नाकाबिल बर्दाश्त है, इसलिए फैसला किया गया कि हार्ट एजेंसी को खत्म कर दिया जाए, उसके चीफ जेम्स को जबरी रिटायर कर लिया जाए और उसके बाकी अमले को दूसरी एजेंसियों में भिजवा दिया जाएगा। तुम्हें फोन इसलिए किया है कि अब तुम्हारी बारी है, तुमने कुछ कर दिखाना है, क्योंकि आला हुक्काम तक ये बात पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर के साथ साथ डिफेंस वॉर सिस्टम गाबी को भी तबाह करने का टारगेट लेकर आई हुई है। गो उसकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है और अब उसके मुकाबिल ब्लैक एजेंसी है, इसलिए तुम्हें गैर मामूली इकदाम करने होंगे। दाखिला सेक्रेटरी ने बाकायदा तकरीर करते हुए कहा। आप बेफिक्र रहे सर, हम उनके लिए लोहे के चने साबित होंगे। हमने ऐसे फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं कि वो कम से कम वक्त में मारे जाएंगे। आर्थर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और राब्ता खत्म हो गया तो आर्थर ने क्रिडल दबाकर टोर आने पर एक नंबर प्रेस कर दिया। यस बॉस। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। जिराल्ड से मेरी बात कराओ, आर्थर ने कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद घंटी बज उठी तो आर्थर ने दोबारा फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, आर्थर ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जिराल्ड लाइन पर है बॉस, बात कीजिए। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। हेलो बॉस, मैं जिराल्ड बोल रहा हूँ, हुक्म दीजिए। दूसरी तरफ से जिराल्ड की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। जिराल्ड, हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दो। कोई आदमी मेरी खुसूसी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आना चाहिए। तमाम गटर लाइनों के मेन होल्स लॉक करा दो और जिस तरह बगैर मेरी इजाजत के कोई अंदर नहीं आ सकता, इस तरह कोई बाहर भी नहीं जा सकता। और पूरी तरह होशियार रहो। हुकूमत ने हार्ट एजेंसी को खत्म कर दिया है क्योंकि वो लोग पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले में नाकाम रहे थे। आर्थर ने हेडक्वार्टर इंचार्ज जिराल्ड को हिदायत देते हुए कहा। हार्ट एजेंसी को खत्म कर दिया गया है तो बॉस जेम्स का क्या हुआ? जिराल्ड ने चौंक कर कहा। उन्हें जबरी रिटायर कर दिया गया है। अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले पर हम हैं, यानी ब्लैक एजेंसी, इसलिए तुम्हें सिक्योरिटी हाई अलर्ट कराने का कह रहा हूँ, आर्थर ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। डेविड अभी तक टॉर्चिंग रूम में है या बाहर आ गया है? आर्थर ने पूछा। वो और ब्रांडो दोनों अंदर है जनाब, शायद पूछगुछ में मसरूफ हैं, जिराल्ड ने कहा। काश ये पूछगुछ किसी काम आ जाए, आर्थर ने कहा और रिसीवर एक झटके से रख दिया। आखिर इन गैर मुताल्लिका लोगों से क्या पूछगुछ कर रहा है ये डेविड? कुछ देर बाद आर्थर ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बड़बड़ाकर कहा, लेकिन फिर उसने हाथ खींच लिया क्योंकि वह डेविड के सामने हल्का नहीं पड़ना चाहता था। खुद ही आकर बता देगा, आर्थर ने बड़बड़ाते हुए कहा और मेज की दराज खोलकर एक फाइल निकाली और उसे अपने सामने रखकर देखने में मसरूफ हो गया।
फिर न जाने कितना वक्त गुजर गया कि फोन की घंटी बज उठी। ऑर्थर ने चौंक कर सर उठाकर सामने दीवार पर मौजूद क्लॉक पर नजरें दौड़ाई तो उसे एहसास हो गया कि उसे फाइल का मुताला करते करते काफी वक्त गुजर चुका है। और फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ऑर्थर ने मखसूस लहजे में कहा। डेविड बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से डेविड की आवाज सुनाई दी। बहुत देर लगा दी तुमने पूछ-पूछ में, क्या हुआ है और अब तुम कहाँ हो? ऑर्थर ने तेज और कदरे तहकुमाना लहजे में कहा। सॉरी बॉस, कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जो यकीनन हमारे मफाद में होंगी। मैंने अभी उस आदमी को जिंदा रखा हुआ है जिसने ये बातें बताई हैं। बाकी सब हलाक हो चुके हैं। बेहतर है कि आप यहाँ आ जाए, डेविड ने कहा। सिर्फ चंद बातें सुनने के लिए मैं वहाँ नहीं आ सकता। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में आ जाओ। और हाँ, तुमने फोन सेक्रेटरी के जरिए कॉल करने की बजाय बराह रास्त फोन क्यों किया है? कोई खास बात? ऑर्थर ने ख्याल आते ही चौंक कर कहा। ये बातें मैं उसके कानों तक पहुंचने नहीं देना चाहता, इसलिए बराह रास्त आपसे बात की है, डेविड ने जवाब दिया। ओके, आ जाओ ऑफिस में, ऑर्थर ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब क्या अहम बातें सामने आ गई? जब ये लोग हैं ही गैर मुतालिका, तो फिर अहम बातें कैसे सामने आ सकती हैं? ऑर्थर ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद सामने मौजूद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। कम इन, ऑर्थर ने ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा एक धमाके से खुला जैसे कोई तूफान आ गया हो। और जो शख्स अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर ऑर्थर को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो बेख्तियार दोनों हाथों से आंखें मसलने लगा, लेकिन उसके साथ ही उसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया और जहन पर तारीकी सी छा गई। फिर जिस तरह तारीकी में रोशनी की किरण चमकती, उस तरह ऑर्थर के जहन पर छाए हुए अंधेरे में रोशनी की किरण चमकी और फिर ये रोशनी पड़ने लगी। और थोड़ी देर बाद ऑर्थर को होश आ गया और उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे उसे पहली बार इदराक हुआ कि वो रॉड्स वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है और रॉड्स ने उसे जकड़ रखा है। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो एक बार फिर वो बुरी तरह चौंक पड़ा जब उसने डेविड को भी अपनी तरह रॉड्स में जकड़ा हुआ देखा। उसका जिस्म ढलका हुआ था। ये सब क्या है? क्या मतलब? तुम्हें गोली नहीं मारी गई और तुम्हारी लाशें बरकी भट्टी में नहीं डाली गई? क्या मतलब? अभी थोड़ी देर पहले तो डेविड ने मुझसे फोन पर बात की है और अब ये पोजीशन, ये सब क्या है? ऑर्थर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो बोलना ना चाहता हो, लेकिन लफ्ज खुद ब खुद उसके मुंह से निकलते चले जा रहे हो। डेविड ने तुम्हें कॉल नहीं की, मैंने की थी, सामने पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने कहा। उसके साथ दूसरी कुर्सी पर उनकी एक साथी लड़की बैठी हुई थी। सामने फर्श पर ब्रांडो की लाश पड़ी थी। ऑर्थर की कुर्सी के सामने कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने, जिस पर ऑर्थर ने इमरान होने का शक किया था, डेविड की जबान और लहजे में बात की थी। तुम इमरान हो? ये कैसे हो सकता है कि जदीद तरीन मेकअप वॉशर भी तुम्हारे मेकअप चेक न कर सका हो? और तुम तो रॉड्स में जकड़े हुए थे और ये जदीद तरीन रॉड्स रिमोट कंट्रोल से ऑफ होते हैं। ऑर्थर ने एक बार फिर उसी अंदाज में बोलते हुए कहा जैसे वो पहले मुसलसल बोलता रहा था। तुम्हारे साथ भी यही मसला है कि तुम मशीनी और साइंसी इजादात पर 100% भरोसा कर लेते हो। मैंने सिग्नल को रिसीव करने वाले पॉइंट्स को ठोकर मारी तो रॉड्स खुद ब खुद ओपन हो गए, क्योंकि सिग्नल भी इसी तरह से उसे ऑपरेट करते हैं। इसके बाद मैं वहां से यहाँ आ गया और डेविड को बेहोश कर दिया गया, जबकि उसके साथी को गोली मार दी गई। इसके बाद मेरे साथियों ने यहाँ ऑपरेशन किया और यहाँ मौजूद तुम्हारे तमाम साथी हलाक कर दिए गए हैं। अब इस हेडक्वार्टर में तुम दोनों के अलावा तुम्हारे साथियों में से कोई भी जिंदा नहीं है, इमरान ने फातिहाना अंदाज में कहा। ये सब गलत है, मैं नहीं मानता। मेरा मुसलसल अपने स्टॉप से राब्ता रहा है, ऑर्थर ने चीखते हुए कहा। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल फट रहा हो। तुम्हारे मानने ना मानने से हम पर क्या असर पड़ेगा? नीचे तहखाने में असले का बहुत बड़ा स्टोर है। अगर तुमने हमसे ताउन किया तो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, बल्कि तुम्हारा ये हेडक्वार्टर भी तबाह होने से बच जाएगा, वरना पूरा क्वार्टर तुम समेत बम धमाकों से उड़ा दिया जाएगा, इमरान ने कहा। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेकअप में हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। जदीद तरीन मेकअप वॉशर तो खाल तक छील देता है, ऑर्थर ने कहा। सुनो ऑर्थर, तुम जिंदा हो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ भी सकता हूँ अगर तुम मुझे सहराए गाबी में मौजूद डिफेंस वॉर सिस्टम के बारे में तमाम तफसीलात बता दो और हार्ड एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बता दो, इमरान ने कहा। मैं आज तक सहराए गाबी नहीं गया और न मुझे इस बारे में कुछ मालूम है। ये सब कुछ यकीनन वजारत दिफा को मालूम हो सकता है, ऑर्थर ने जवाब देते हुए कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, इमरान ने यकलक गुस्सैले लहजे में कहा। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा उससे कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। अगर किसका ताल्लुक हो सकता है तो वो जेम्स हो सकता है। जेम्स जो हार्ड एजेंसी का चीफ था, और हार्ड एजेंसी का हेडक्वार्टर भी सहराए गाबी में बनाया गया था। ब्लैक एजेंसी का सहराए गाबी से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑर्थर ने जवाब दिया।
तुमने जेम्स के लिए था का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसका क्या मतलब? इमरान ने कहा, तुम्हारे मेरे ऑफिस आने से कुछ देर पहले सेक्रेटरी खारजा की कॉल आई थी। उन्होंने बताया कि चूंकि हार्ड एजेंसी न सिर्फ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले में नाकाम रही, बल्कि उसके सुपर एजेंट्स जिनमें बाटले भी शामिल था हलाक हो गए, इसलिए हुकूमत ने इस नाकामी के पेश नजर हार्ड एजेंसी खत्म कर दी और जेम्स को जबरी रिटायर कर दिया गया है। अब वो हार्ड एजेंसी का चीफ नहीं है, इसलिए मैंने लफ्ज था इस्तेमाल किया था। ऑर्थर ने जवाब दिया। तुम्हारी फोन कॉल्स टेप होती हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, 1 हफ्ते का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑर्थर ने उसकी बात का मतलब समझते हुए कहा, जूलिया, इसकी फोन सेक्रेटरी के कमरे में जाओ और वहां से आज की फोन कॉल्स का रिकॉर्ड ले आओ। इमरान ने साथ बैठी हुई अपनी साथी लड़की से मुखातिब होकर कहा। ओके। वो लड़की जिसे जूलिया कहा जा रहा था ने उठते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर निकल गई। तुम ऐसा मेकअप कैसे कर लेते हो जिसमें किसी सूरत भी तुम्हें पहचाना नहीं जा सकता? ऑर्थर ने पूछा। तुम्हारी सुई यहीं अटकी हुई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यही क्रशिंग पॉइंट था। अगर तुम्हारे मेकअप वॉश हो जाते तो तुम लोग अब तक वजूद से अदम वजूद में तब्दील हो चुके होते, ऑर्थर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हम इस पर मुसलसल रिसर्च करते रहते हैं। पहले पानी से मेकअप धोया जाता था, फिर चेकिंग मशीनें आ गई, उनमें गर्म और ठंडी गैसें इस्तेमाल की जाने लगी, और अब जिसे तुम जदीद तरीन मेकअप वॉशर कह रहे हो, इनमें नई से नई रेज इस्तेमाल की जाती हैं और कुदरत ने बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियां पैदा की हैं जो इन रेजेस, शुआओं और पानी से मेकअप को महफूज रखने में मदद देती है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे जूलिया कमरे में दाखिल हुई। उसने हाथों में छोटा सा एक टेप रिकॉर्डर उठा रखा था जो उसने लाकर इमरान को दे दिया। अब इसे ऑपरेट तुम खुद करो, उस लड़की जूलिया ने कहा। तो इमरान ने टेप रिकॉर्डर को, जो बैटरी से चलता था, ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक आवाज सुनाई दी। ये सेक्रेटरी दाखिला था। दूसरी आवाज ऑर्थर की थी और फिर दोनों के दरमियान होने वाली बातें सुनाई देती रही। आखिर में डेविड की कॉल आई तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। तुमने ताउन किया है, और दूसरे, तुम एक एजेंसी के चीफ हो। तीसरे, तुम अचानक दरमियान में कूद पड़े, इसलिए मैं तुम्हें इसी हालत में छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम रॉड से निजात हासिल कर लोगे तो बच जाओगे, वरना इस हेडक्वार्टर की तबाही के साथ साथ तुम्हारी लाश के टुकड़े भी यहीं से मिलेंगे, इमरान ने उठते हुए कहा। इस डेविड का क्या करना है? जूलिया ने उठते हुए कहा। इसे गोली मार दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो जूलिया ने अपनी जैकेट से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे कमरा गोलियों की आवाजों से गूंज उठा। मुझे भी मार दो, मैं रॉड्स नहीं खोल सकता, किसी सूरत भी नहीं खोल सकता, यकलक ऑर्थर ने हिज़्यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तो जूलिया ने उस पर भी फायर खोल दिया और उसके साथ ही कमरा एक बार फिर गोलियों की आवाज और ऑर्थर की चीख से गूंज उठा। इसे मारने की क्या जरूरत थी? कुछ देर बाद बम ब्लास्ट होता तो ये भी साथ ही हलाक हो जाता, इमरान ने कहा। जरूरी नहीं कि जो तुम सोचो वैसा ही हो, इसलिए इसका खात्मा भी जरूरी था, जूलिया ने पनकारते हुए लहजे में कहा। ओके, चलो अब यहाँ से निकल चले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। ब्रिस्टल में ब्लैक एजेंसी का हेडक्वार्टर भी था और ब्लैक एजेंसी के तहत स्पेशल ग्रुप भी काम करता था। इस स्पेशल ग्रुप का इंचार्ज जैकर था। ब्लैक एजेंसी के चीफ ऑर्थर का जैकर पसंदीदा एजेंट था, क्योंकि जैकर में चंद ऐसी खुदादाद सलाहियतें थी कि उसके अंदाजे बहुत कम गलत साबित होते थे। दूसरी बात ये कि जैकर तेज रफ्तार एक्शन का कायल था, इसलिए ऑर्थर ऐसे मिशन उसके जिम्मे लगाता था जिनका फौरी रिजल्ट उसे चाहिए होता था। जैकर का ऑफिस ब्रिस्टल में ही था। उसका स्पेशल ग्रुप 6 अफराद पर मुश्तमिल था, 4 मर्द और 2 औरतें, जिनमें एक लड़की इसाबेला उसके बेहद करीब थी और तवील फ्रेंडशिप के बाद उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज कर रखा था और जल्द ही वो शादी करने वाले थे। जैकर इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा अखबार सामने रखे उसे इस तरह पढ़ रहा था जैसे अखबार को जुबानी याद करना चाहता हो। वो चंद लाइंस पढ़ता और चंद लम्हे आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता और एक बार फिर आंखें खोलकर वो दोबारा 19 सत्रों को पढ़ना शुरू कर देता कि अचानक उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म की मालिक एक लड़की जींस की पैंट के साथ शर्ट और ब्लैक लीदर के जैकेट पहने अंदर दाखिल हुई। यह इजाबेला थी। क्या हुआ? क्यों इतने उलझे हुए हो? इजाबेला ने साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए मुंह बनाकर कहा। अपने मुस्तकबिल पर गौर कर रहा था, जैकर ने कहा। तो इजाबेला बेख्तियार चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। अपने मुस्तकबिल पर गौर? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? इजाबेला ने हैरत भरे लहजे में कहा। अखबार में हर आदमी का मुस्तकबिल पहले से लिख दिया जाता है, वो पढ़ रहा हूँ, जैकर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे? मैंने तो आज तक न खुद पढ़ा और न किसी और से सुना है। इजाबेला के लहजे और चेहरे पर हैरत के तासुरात
जैसे शब्द हो गए थे। अखबार वाले बड़े बड़े माहिर नजूमियों की खिदमत हासिल करते हैं और फिर हर आदमी के मुस्तकबिल का जायचा छाप दिया जाता है। रोजाना अखबार में आने वाले एक दिन के लिए पेशन गोइयां शाये की जाती हैं। कुछ अखबार हफ्तावार और कुछ अखबार माहाना पेशन गोइयां शाये करते हैं। जैगर ने बाकायदा वजाहत करते हुए कहा, तुम्हारे बारे में अगर शाये हुआ है तो मेरा भी मुस्तकबिल शाये हुआ होगा। क्या है मेरा मुस्तकबिल, जल्दी बताओ। इज़ाबेला ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा, पहले तुम मेरा मुस्तकबिल सुन लो, फिर तुम्हारी भी ढूंढ लेंगे। सुनो इज़ाबेला, इसमें लिखा है कि मैं चीप बनने वाला हूँ, लेकिन साथ ही लिखा है कि मैं बेहद मोहतात रहूं, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा। जैगर ने कहा तो इज़ाबेला बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ी। इसमें हंसने की क्या बात है डियर, जैगर ने नाराज से लहजे में कहा। तो तुम चीप बनने के ख्वाब देख रहे हो, मुंह धो रखो। चीप तुम्हारे स्पेशल ग्रुप से ज्यादा सुपर ग्रुप पर भरोसा करता है, जिसका इंचार्ज डेविड है। वो लाजमन डेविड को ही अपना जानशीन नामजद करेगा, तुम्हें नहीं। इज़ाबेला ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो खुश तो हो सकता हूँ। जैगर ने मुंह बनाते हुए कहा तो इज़ाबेला एक बार फिर हंस पड़ी।